चलो ध्यान देते हैं। हम लोग देखें अगर तो एनर्जी ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज लिखा हुआ है, तो एनर्जी का मतलब ऊर्जा, यूनी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एकल इलेक्ट्रॉनिक यानी एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पेसीज। यहां पर जो स्पेसीज वर्ड यूज किया जाता है, इस स्पेसीज का मतलब होता है परमाणु, अणु या आयन। ध्यान रखना है, जब भी हम स्पेसीज वर्ड यूज करें तो स्पेसीज वर्ड का मतलब होगा परमाणु बोला जाए, अणु बोला जाए या आयन बोला जाए। अब नहीं होता, बार बार बोलना थोड़ा दिक्कत का बात है, परमाणु अणु आयन नहीं, सबको मिला के केवल कहा था स्पेसीज। बात समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। अब समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर वैसे स्पेसीज का ऊर्जा हम लोग को निकालना है जो एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ध्यान सुनना है, वैसे स्पेसीज का ऊर्जा हम लोग को निकालना है जो एक इलेक्ट्रॉन रखता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, उसी चीज को हम लोग लिखे हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, देखा जाए, लिखा हुआ है यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के पास एक नाभिक तथा एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। सही बात है भाई। अगर हम लोग यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की बात करते हैं तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जो होते हैं उनके पास, हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, एक नाभिक और एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या इनके पास और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? चलो देखते हैं। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के पास एक नाभिक तथा एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इनके पास दूसरे इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं, है क्या? नामे है यूनी इलेक्ट्रॉनिक यानी एक इलेक्ट्रॉन रखने वाला स्पेसीज। चलो, इसी कारण से इन स्पेसीजों के अंदर सिर्फ आकर्षण उपस्थित रहता है, विकर्षण बल नहीं, क्योंकि नाभिक पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो इनके बीच में सिर्फ कौन सा बल आएगा? आकर्षण बल, जो हम लोग कल बताए थे उसी को हम लोग थोड़ा सा बस रिवीजन कर रहे हैं। आकर्षण बल, ठीक है। अब चलो यहां से देखा जाए, इसी कारण से इन स्पेसीज की ऊर्जा, इसी कारण से इन स्पेसीज की ऊर्जा आकर्षण बल के आधार पर निर्धारित की जाती है नहीं, क्योंकि इनमें विकर्षण बल तो है नहीं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण किया जाएगा वो आकर्षण बल के आधार पर किया जाएगा कि विकर्षण बल के आधार पर? आकर्षण बल के आधार पर। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। यहां पर नाभिक है जिस पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन है जिस पर ऋण आवेश, तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में खाली आकर्षण का ना बात होगा नहीं। तो वही बात हम लोग को लिखा हुआ है, इसी कारण से इन स्पेसीज की ऊर्जा आकर्षण बल के आधार पर निर्धारित की जाती है, विकर्षण बल के आधार पर नहीं। इतना में दिक्कत है? चलो, अब हम जानते हैं कि ऊर्जा में और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है नहीं, ऊर्जा में और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब क्या कि यदि स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज्यादा, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा। तो हम कल के क्लास में ऐसा बताए थे आपको, अगर आपको याद हो तो हम बोले थे कि नाभिक होता है, कक्ष होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई। अभी इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्ष में है, यही इलेक्ट्रॉन अब दूसरा कक्ष में चला जाए, यही इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्ष में आ जाए। ध्यान रखना, यही इलेक्ट्रॉन गया है, क्या कि इलेक्ट्रॉन वहां एक गो है, बुझा रहा है ना? ये नहीं कि सर बोलते हैं एक गो, लिख देते हैं 3 गो। यही इलेक्ट्रॉन का स्थान बदल रहे हैं, बुझा रहा है? ठीक है। अब समझिए, तो हम लोग कल बताए थे कि इसका नाभिक से दूरी कम है नहीं, तो नाभिक से दूरी कम है तो यह ज्यादा स्थायी है। ये क्या है? ज्यादा अस्थाई है। और जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे अस्थायित्व बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। स्टेबिलिटी घटता जाता है। जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाइएगा, नाभिक से आपका आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम होगा तो निश्चित रूप से यह जो होगा वो क्या होगा? कम अस्थाई होगा। चलो, तो जो चीजें कम अस्थाई होती हैं उसकी ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। तो अगर ये कम अस्थाई है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी भाई। बोलो, दिक्कत है? नहीं। इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, ऊर्जा सबसे कम होगी। बोलो, दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो कोई भी पूछता है कि भाई अगर एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान, जैसे हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको क्या बताना होगा?
आपको बताना होगा कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे आकर्षण बल का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे आकर्षण बल घटता जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी घटता जाएगा। इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी अगर घटेगा, स्टेबिलिटी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। इस बात में दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, चलो। तो हम लोग यहां से जो बात अभी बोले उस बात को हम लिख दिए। नहीं देख रहे कितना फास्ट लिख दे रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल घटता जाएगा। सही बात है। जैसे जैसे आकर्षण बल घटता जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी घटती जाएगी। सही बात है। नहीं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी घटती जाएगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। इसमें दिक्कत है? तो जो बात हम लोग समझाए वो लिखा हुआ है ना, बताइए। कष्ट नहीं है आप लोगों को? नहीं। आगे आते हैं, यहां ध्यान देते हैं। यहां देखा जाए तो ये बोल रहा है कि अर्थात यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्ष संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? कक्ष संख्या पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे कक्ष संख्या बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। चलो, जैसे जैसे कक्ष संख्या बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। नहीं ऐसा होता कि हम जो बोले वो लिखा जाता? नहीं, बड़ा अच्छा रहता क्या? नहीं, हम बोलते जाते यहाँ लिखाता रहता। देखो बोल रहे हैं यहाँ टाइप होते जाता अपने से, ये बड़ा अच्छा रहता है। चलिए यहां पर हम लोग आए। अब ऊर्जा का क्रम हमको निकालना है भाई, समझने की कोशिश करो। ऊर्जा का क्रम याद रहे, एकदम याद रहे कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या पढ़ रहे हैं? अभी बहु इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इनकी ऊर्जा अब यहां पर दे दिया 1s 2s 2p 3s 3p 3d। नहीं ऐसे दे दिया। मान लो और भी दे देता आपको यहां से 4s, इस तरह से 4p 4d, मान लो ऐसे ही इतना तक दे दिया आपको। अब इनका ऊर्जा आपको बताना है, ऊर्जा का क्रम कि किसका ऊर्जा जो है वो सबसे कम होगा, किसका ऊर्जा उससे ज्यादा होगा। तो हम क्या बोले, ध्यान रखो, एकल इलेक्ट्रॉनिक में ऊर्जा निर्भर करता है कक्ष संख्या पर। कौन सी पर निर्भर करता है? कक्ष संख्या ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, और कौनो चीज पर निर्भर नहीं करता है। मेरा बात बुझा रहा है? नहीं। चलिए, यहां कक्ष संख्या 1 और यहां पर 2, तो ये कक्ष संख्या ज्यादा है, ये कक्ष संख्या कम है, तो इसका ऊर्जा कम होगा, इसका ऊर्जा ज्यादा होगा। तो इसका ऊर्जा ज्यादा, यानी 1s का ऊर्जा कम और 2s का ज्यादा। जिसका ज्यादा होता है उसकी तरफ मुंह खोल दिया जाता है। खोल दिए। अब चलिए देखिए, तो इसका कक्ष संख्या 2 है और इसका कक्ष संख्या 2 है, तो कक्ष संख्या अलग अलग है कि समान है? तो ऊर्जा क्या होगा? बराबर। नहीं, जबकि बहु इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा नहीं होगा, उसमें अलग हो जाएगा। ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए ऐसा हो रहा है कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक में खाली कक्ष संख्या देखना है और कुछ नहीं देखना है, बाकी सबके लिए अंधा। बुझा रहा है? नहीं, यहां आते हैं। अब यहां कक्ष संख्या 2 है और यहां पर कितना है? 3, तो इसका ज्यादा, इसका कम। अब देखते हैं यहां पर 3 3 3 होगा। यहां देखिए 3 और 4, दिक्कत है। तो जब भी आपको दे दे कहीं कि बाबू, आपको दे दे ऐसे कि बाबू 5s दिया हुआ है, 5p दिया हुआ है, 5d दिया हुआ है, 5f दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और कह दे कि ऊर्जा का क्रम बताइए, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है एकल इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, अगर लिखा हुआ है एकल इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, क्या लिखा रहे? तो अगर एकल इलेक्ट्रॉनिक लिखा रहे तब ये बात लगाइएगा, बस में रहे। अगर वही लिख दे बहु इलेक्ट्रॉनिक तो ये बदल जाएगा। अगर यही हम लोग का दे देता 5s 5p 5d और 5f दे देता और यहां पे कहता कि भाई ऊर्जा का क्रम बताइए, और ये क्या है? बहु इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं, तो उस केस में कुछ इस तरह से आ जाएगा। नहीं, एस का ऊर्जा सबसे कम, पी का ऊर्जा उससे ज्यादा, डी का उससे ज्यादा, एफ का उससे भी ज्यादा। नहीं, अब कैसे आता है वो सीखना है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अंतर है कि नहीं दोनों में? बात समझ में आ रहा है? तो अगर एकल इलेक्ट्रॉनिक कोई पूछे तो सब देख रहे हैं, 5s 5p 5d 5f का सबका ऊर्जा बराबर। लेकिन बहु इलेक्ट्रॉनिक केस में पूछे तो ये ऊर्जा का क्रम जो होगा
वो वही नहीं रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, बदल जाएगा। कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो लिखा हुआ है यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के केस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उपकक्ष पर निर्भर नहीं करती है, यानी एसपीडीएफ पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ कक्ष संख्या पर निर्भर कर सकती है। कक्ष संख्या समान तो ऊर्जा समान, कक्ष संख्या कम तो ऊर्जा कम, कक्ष संख्या ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए। तो ऐसा आप लोग हामी भर रहे हैं कि समझ में आ रहा है, बुझा रहा है ना? तो फिर हम जब पूछेंगे तो ये नहीं कि सर उस दिन नहीं बुझाया था, तनी मनी घबरा गया था, तो बुझिएगा, बुझा रहा है ना? क्योंकि मेरा ही बारी आएगा सब पूछने का। चलिए, हम लोग जो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पढ़ते हैं, एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं, तो एकल इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन रखने वाला स्पेसीज नहीं, परमाणु, अणु या आयन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु रखे हुए है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु के पास है तो उसका ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला भी होता है। जिस परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा निकालने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है? E बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ाया जाता है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं बोर्स मॉडल में नहीं, और हम लोग बता चुके हैं कि बोर्स का जो फॉर्मूला था वो एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पर ही लागू होता है, सभी पर लागू नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं नहीं, तो वो समझिए अभी खाली इतना क्या कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो एनर्जी का है। किसके एनर्जी का है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है। नहीं, ये किस परमाणु पर लागू होगा? तो वैसे परमाणु पर लागू होगा जो एक इलेक्ट्रॉन रखता है, सिर्फ उसी पर लागू होगा। इतना बात तो समझ में आएगा ना? चलिए, अब यहां से ध्यान देते हैं। 13.6 ये तो संख्या है, 13.6 क्या है? संख्या। यहां जो जेड लिखा गया है वो जेड क्या है? परमाणु संख्या। ध्यान रखना, इस फॉर्मूला में जो जेड लिखा हुआ है, जेड है आपका जो जेड है वो जेड है परमाणु संख्या। और ये जो एन लिखा हुआ है, ये है आपका कक्ष संख्या। बोलिए, इतना में दिक्कत है? बहुत खुश हैं आप? खुश रहना अच्छी बात है। आप काहे सीरियस हो गए? देखा जाए, मतलब खुश रहना अच्छी बात है, बस में आ रहा है। लेकिन अब क्लासरूम में बहुत ज्यादा खुश जाना काम घबरा जाता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, क्लासरूम में हम लोग सिर्फ स्माइल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लासरूम में एकदम पूरा खुश हो गए तो पूरा एकदम लोग चिल्ला के हंसने नहीं। चलिए देखा जाए, तो यहां से हम लोग बोल रहे थे कि जो इस फॉर्मूला में जो जेड लिखा हुआ है, ये जेड परमाणु संख्या है और एन आपका कक्ष संख्या है। ठीक है, अब चलिए, ये बोल रहा है क्या कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला से भी यह स्पष्ट होता है, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूला से भी यह स्पष्ट होता है कि जो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होते हैं उनके ऊर्जा का मान कक्ष संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कक्ष संख्या पर। क्या है कि इस फॉर्मूला में कक्ष संख्या है कि नहीं है? है नहीं? अच्छा, इस फॉर्मूला में अगर एक परमाणु हम लेते हैं, मान लो सोडियम, हम एक परमाणु लेते हैं सोडियम, और सोडियम के पास होता है 3 गो कक्ष। क्या होता है? KLm। सोडियम के पास 3 कक्ष होता है नहीं, तो यहां जो n का वैल्यू है वो कभी 1 हो सकता है, कभी 2, कभी 3, यानी कक्ष संख्या का मान बदल सकता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या बाबू कहियो 11 होता है, कहियो 13 हो जाता है, कहियो 15 हो जाता है। ये बोलना सही है? नहीं, परमाणु संख्या फिक्स रहता है। किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या आता है फिक्स। तो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, इस फॉर्मूला में जेड का मान बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। किसी एक परमाणु के लिए जेड का मान फिक्स होता है नहीं, लेकिन किसी एक परमाणु में कक्ष संख्या फिक्स नहीं होती है। कक्ष संख्या बढ़ सकती है। हम लोग मान सकते हैं कक्ष संख्या 5 है, कक्ष संख्या 6 है, लेकिन अगर हाइड्रोजन हम ले लें और बोले कि नहीं हम मान लिए, हमको मन कर रहा है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 5 होगा पॉसिबल है? नहीं, तो आप मान लिए कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या 5 होगा, तो बोरोन कितने जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो ये हम मान नहीं सकते हैं, लेकिन हम मान लिए कि हाइड्रोजन के पास कक्ष संख्या 5 है, यानी हम इतना ऊर्जा दे दिए कि उसका जो इलेक्ट्रॉन पहला कक्ष में था वो जंप करके 5वां कक्ष में चला गया। ये हम मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह से जगह भेज सकते हैं, तो ये आप मान सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके पास कक्ष संख्या 5 हो सकता है।
नहीं, लेकिन ये नहीं मान सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 5 हो गया, ये मानना क्या है, गलत। तो इस फॉर्मूला में मेरे कहने का सेंस सिर्फ ये है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में 13.6 एक फिक्स क्वांटिटी है, ये कभी नहीं बदलेगा। जेड फिक्स है, ये नहीं बदलेगा एक परमाणु के लिए। एन बदल सकता है नहीं, यानी कि एनर्जी का मान डिपेंड किस पे करेगा, कक्ष संख्या पर डिपेंड करेगा। नहीं, एनर्जी का मान किस पे डिपेंड करेगा, कक्ष संख्या पर निर्भर करेगा। तो इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला से देखने से यह साबित हो रहा है कि एनर्जी कक्ष संख्या पर निर्भर करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इस सूत्र से भी यह स्पष्ट होता है कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की ऊर्जा का मान सिर्फ कक्ष संख्या पर निर्भर करता है। इसमें कहीं भी इस फॉर्मूला में एल लिखा हुआ है, एल मतलब उपकक्ष। इस फॉर्मूला में कहीं भी मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। यानी कि एल पर, एम पर यह फॉर्मूला निर्भर नहीं करता है, खाली एन पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में लिख रहा है कि इस फॉर्मूला में यदि एन का मान बढ़ेगा, यदि एन का मान बढ़ेगा, नहीं तो अगर एन का मान बढ़ेगा तो 1/n का मान क्या होगा, घटेगा ना। नहीं, जैसे हम लोग समझते हैं ऐसे, जैसे हम लोग मान लो एन का मान जो है, हम लोग रखते हैं पहले एन का मान, यहां पे हम बोलते हैं बढ़ाना है ना, तो चलो एन का मान पहले 2 रखते हैं। नहीं तो चलो 1/n का मान कितना आएगा, 1/2। अच्छा, एन का मान बढ़ेगा लिखा है तो बढ़ाते हैं, एन का मान 3 करते हैं। अच्छा, तो 1/n का मान दिक्कत है। अच्छा, एन का मान 4 करते हैं तो 1/n का मान। अब भाई बताओ कि n का मान तो बढ़ रहा है, तो 1/n का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है भाई, लिखा हुआ है वही बात। यदि n का मान बढ़ेगा तो 1/n का मान क्या होगा, घटेगा। अच्छा, हम अब करें कि 1/n², अगर n का मान बढ़ेगा तो 1/n² जो है इसका मान भी क्या होगा, घटेगा। क्या कि 1/n² का मतलब 1/4, 1/9, 1/16। तो अगर n का मान बढ़ाइएगा तो 1/n का मान घटेगा, 1/n² का मान भी घटेगा। नहीं, अब चलिए तो n का मान बढ़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सब में माइनस लगा दे रहे हैं। तो माइनस लगा दिए तो अब ये मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ेगा। नहीं, ध्यान रखना है, जैसे ही आप इसमें माइनस लगाने लगे, कोई पूछे कि -1/4 बड़ा है कि -1/9 बड़ा है कि -1/16 बड़ा है, ये बड़ा है। जब तक प्लस था तब तक ये सबसे छोटा था, लेकिन जैसे ही इसे माइनस लगाइएगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, दिक्कत है इसमें। जैसे आप नॉर्मल ये भी समझते होंगे, आप लोग मैथ में बहुत मास्टर हासिल किए रहते हैं, नहीं ये नंबर लाइन तो आप समझते हैं। क्या बात है चलिए देखते हैं, यहां पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, तो मान बढ़ता है घटता है, बताइए। आपको सब पता है, आप लोगों को मान बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, ये -1 है, -1/2 0 है, यहां पर बीचों बीच -1/2 हुआ कि नहीं, नहीं। अच्छा, -1/2 है, 0 के बीच में लिखे तो -1/4 हुआ कि नहीं। तो देखो तो -1/2 बड़ा है कि -1/4 बड़ा है, -1/4 बड़ा है। क्या कि -1/2 के इधर -1/4 है, फिर -1/8 आएगा, फिर -1/16 आएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, बुझा रहा है, दिक्कत है। देखो अब इसको पढ़ो गधा सब। यदि n का मान बढ़ेगा तो बुझा रहा है ना, बढ़ेगा ना। अगर माइनस, ये सब तो कांस्टेंट है, एनर्जी डिपेंड कौन सी पे कर रहा है, इसी पे डिपेंड कर रहा है, -1/n² के मान पे डिपेंड कर रहा है। अगर -1/n² का मान बढ़ेगा तो एनर्जी का मान बढ़ेगा, घटेगा,
और कंफ्यूज है तुम लोग जी। ये हम ऐसा बोल, एक से एक बैठा हुआ है इसमें, पूरा कहानी समझने के बाद कहेगा सब कि राम जी कौन थे, क्या सब बता रहे थे, नहीं क्या राम जी के बारे में क्या बताए थे, तो ठीक से बताइएगा। गधा सब बता के उसके बाद बोले देखो तो -1/n² का मान अगर बढ़ेगा, -1/n² का मान बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। नहीं तो -1/n², यहां लिखा है देखो, -1/n² का मान बढ़ेगा। नहीं तो ये -1/n² का मान कब बढ़ेगा, जब n का मान बढ़ेगा। नहीं तो n का मान बढ़ेगा तो -1/n² का मान भी बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। दिक्कत है, समझ में आया? अब इसको घरे जाकर लिखेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, मेरा प्राण निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं चलिए आगे आते हैं। अगला हम लोग देखें अगर, तो लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। नहीं तो ध्यान समझते हैं, देखा जाए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का नाम से लग रहा है मल्टी, नहीं इलेक्ट्रॉनिक, यानी वैसे परमाणु या वैसे स्पेसिस जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है, लिखा भी हुआ होगा, लिखा हुआ है देखो, वैसे स्पेसिस जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहलाते हैं। बोलो इतना में किसी को दिक्कत है? लाइन बाय लाइन भाई पूछ रहे हैं, जहां दिक्कत हो वहां बताइएगा, वही से टोक दीजिएगा। याद है कि यहां से दिक्कत हो रहा है बताइए, ठीक है, तो फिर दोबारा हम पूछेंगे, बात याद रखिएगा, ठीक है ना सर। चलिए अब यहां पर हम लिखे हुए हैं हीलियम, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन कय गो, तो ये बहु इलेक्ट्रॉनिक है कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक है, बहु इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए लग रहा है बहु, नहीं जैसे घर का कोई बहु होता है वैसे दिमाग में आ रहा है बहु इलेक्ट्रॉनिक, देखा जाए तो यहां पे बहु का मतलब बहुत समझना है, नहीं बहुत। चलो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कय गो है, 4 गो, इसके पास 5, 8, 9, तो यहां पर जो भी हम लोग लिखे हुए हैं इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन एक से क्या है, ज्यादा है, तो ये सभी जो है वो बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। दिक्कत है? ठीक, चलो बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसों में एक नाभिक होता है, सही बात है भाई, कौनों परमाणु हो बताने का जरूरत है, उसके पास नाभिक एक नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन भले एक ज्यादा हो सकता है, नहीं फिर भी बताइए लिख दिया गया है। बच्चों पर विश्वास ही नहीं है सर को कि बच्चों को पता होगा कि एक नाभिक होता है, नहीं देखा जाए बहु विश्वास करें, नहीं चलिए बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसों में एक नाभिक होता है तथा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, सही बात है, सब लोग जानते हैं भाई। चलो नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है, सब लोग जानते हैं नाभिक पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है तथा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण बल लगता है ना भाई, नहीं तो यहां पर जो बहु इलेक्ट्रॉनिक हैं यहां पर आकर्षण बल की भी बात हो रही है और विकर्षण बल की भी बात हो रही है। नहीं तो क्या यहां पर किसी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा सिर्फ आकर्षण बल के आधार पर निकालना सही होगा? नहीं, आकर्षण बल और विकर्षण बल इन दोनों का जो नेट रिजल्ट निकलेगा उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ज्यादा होगी कि कम होगी। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात हम लोग को लिखा रहता है यहाँ पे। इसी कारण से ऐसे स्पेसों के केस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आकर्षण बल तथा विकर्षण बल के नेट रिजल्ट पर निर्भर करती है। नहीं, सिर्फ आकर्षण बल के आधार पर बताइएगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, लेकिन अब आकर्षण बल और विकर्षण बल, अब इसका पूरा एकदम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन कर पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर कितना विकर्षण बल लगा रहा है, नहीं, और फिर नाभिक उस पर कितना आकर्षण बल लगा रहा है, इन सब का नेट रिजल्ट निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान रखना है। नहीं तो एक हम लोग को सिंपल सा नियम बताया गया जिसके आधार पर हम आसानी से बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिसों में ऊर्जा निकाल सकते हैं। नहीं तो वो तरीका क्या है, वो तरीका हम लोग देखते हैं, देखा जाए
यहां लिखा गया कि इसी कारण से ऐसे स्पेसिफिक केस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सिर्फ कक्ष संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि कक्ष संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तथा उपकक्ष यानी एजुमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करती है। ऐसा श्रोडिंगर का कहना था। जो श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़े थे उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के केस में आकर्षण भी है और विकर्षण भी है। तो अगर आकर्षण और विकर्षण दोनों है भाई, आकर्षण और विकर्षण दोनों है, नहीं तो यहां पर सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी खाली कक्ष संख्या पर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निर्भर नहीं करेगा। अब आपको उपकक्ष का भी जानकारी होना चाहिए, यानी कक्ष और उपकक्ष इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निर्भर करेगा। ऐसा कौन बोलते हैं? श्रोडिंगर साहब बोलते हैं। दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के केस में ऊर्जा निकालने के लिए n+l नियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा नियम उपयोग किया जाता है? n+l नियम का उपयोग किया जाता है, जहां आप जानते हैं n का मतलब कक्ष संख्या और l का मतलब द्विंगसीय क्वांटम संख्या या उपकक्ष आप बोल सकते हैं। परेशानी है? नहीं तो क्या दिमाग में आया कि अच्छा बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालना होगा तो हमको n का भी मदद चाहिए और l का भी मदद चाहिए। n+l इसी नियम के आधार पर हम लोगों को बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज यानी वैसे एटम वैसे आयन जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी ऊर्जा निकालने के लिए आपको n+l नियम के आधार पर निकालना होगा। सिर्फ n के आधार पर निकालिएगा तो रिजल्ट गलत आएगा। बुझाया? आगे बढ़े। देखा जाए अब n+l नियम क्या है। n+l नियम क्या है तो हम लोग कहा गया सिंपल कि जिस उपकक्ष के लिए n+l का मान ज्यादा आ जाए, जिस उपकक्ष के लिए n+l का मान ज्यादा आ जाए उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। जिस उपकक्ष के लिए n+l का मान ज्यादा आएगा उसकी ऊर्जा भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। बुझा रहा है? सबसे लास्ट बेंच जो मुंह बाहर रहा था अभी, बुझा रहा है ना? मजा नहीं आ रहा है? ये हल्का हल्का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नाक से भी अंदर ले सकते हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? देखा जाए ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप इजीली इसको सांस लेते हुए अंदर लीजिए। नहीं अब कुछ बच्चा है कि एकदम सोचता है एक बार में सब खा जाए। देखा है n+l नियम क्या है? बहुत सिंपल सा नियम है। हम लोग कहा जा रहा है कि यदि किसी उपकक्ष के लिए n+l का मान ज्यादा होगा तो उस उपकक्ष की ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और सही बात है, अगर उपकक्ष की ऊर्जा ज्यादा होगी तो उस उपकक्ष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। फैक्ट बात है, नहीं ध्यान रखना है। किसी भी घर का ऊर्जा उसमें रहने वाले आदमी पर निर्भर करता है। अगर किसी घर में कमजोर आदमी है तो घर की ऊर्जा भी कमजोर है, और अगर किसी घर में स्ट्रॉन्ग आदमी है नहीं तो उस घर की ऊर्जा भी क्या है? ज्यादा है। तो अगर कोई कहता है कि इस घर की ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब उसमें रहने वाले लोगों की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। नहीं, क्योंकि घर जिंदा है आदमी से, बस में आदमी नहीं है तो घर मुर्दा है। सेम ऑर्बिट जिंदा होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिट मर गया। बात समझ में आ रहा है ना? चलो यही लिखा हुआ है, यदि दो उपकक्षों के लिए n+l का मान समान आ जाए, यदि दो उपकक्षों के लिए n+l का मान क्या आ जाए? समान आ जाए, तो जिस उपकक्ष के n का मान ज्यादा होगा उस उपकक्ष की ऊर्जा ज्यादा होगी। अब समझ लेते हैं इस बात को, बड़ा आसान सा चीज है। देखो हम लोग को देखा जाए तो मान लो यहां से दे दिया गया 3s और 3p दिया गया। नहीं, अब हमको इसका ऊर्जा निकालना है। ये बहु इलेक्ट्रॉनिक है भाई, अगर मल्टी होते तब तो दोनों को बराबर कर देते। नहीं, अब इसमें देखना है, हमको निकालना है n+l। तो n का मतलब होता है कक्ष संख्या, तो इसका कक्ष संख्या कितना है? तो 3 लिखेंगे। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब l लिखा हुआ है तो s उपकक्ष के लिए l का मान कितना होता है? और हम लोग s उपकक्ष के लिए l का मान 0 होता है भाई। नहीं तो 3 + 0 बराबर में कितना आएगा? अब इसके लिए निकालेंगे, n का मान 3 और p उपकक्ष के लिए l का मान कितना होता है? 1, तो 3 + 1। अब देखना है कि n+l का मान किसका ज्यादा है? 3p का n+l का मान 4 है और
3s के n प्लस एल का मान 3 है। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ऊर्जा, तो हम लोग को समझ में यहां पे आता है कि 3s का ऊर्जा कम होगा और 3p का ऊर्जा, इसमें दिक्कत है कह सकते हैं नहीं। अब चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग को देखो, तो हम लोग को यहां से दिया गया भाई 3d और 4s, ध्यान से देखिए। अब हमको बताएंगे, चलिए सर खड़ा होइए, हमको बताना है इसके लिए आपको n प्लस एल का मान हमको बताना है। बताइए तो, n का मान 3 और d के लिए l का मान 2, 3 और 2 6 5। अच्छा ठीक है, मेरा जोड़ कमजोर है। यहां बताइए n का मान 4 और s के लिए l का मान 0, 4 प्लस 0 4। बताइए, 0 जोड़ने पर 4 चला आता है, कुछ जोड़ने में बढ़ना चाहिए। तो 4 प्लस 0 से क्या आ गया 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 4। अच्छा नहीं, किसके n प्लस एल का मान ज्यादा है? 3d के n प्लस एल का मान ज्यादा है और इसके n प्लस एल का मान कम है। यानी कि अगर हम ऊर्जा का क्रम लिखेंगे भाई, तो हमको समझ में आया कि 3d की ऊर्जा ज्यादा, यानी 4s का ऊर्जा कम और 3d का ऊर्जा। बताइए, आप कितना जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत तेज हैं आप, इसीलिए कहते हैं आप आगे बैठा कीजिएगा। दिक्कत है, बैठ, हाँ सही बात है। तो यहां से हम लोग का ऊर्जा का जो वैल्यू आया, वो 4s का ऊर्जा क्या आ गया, कम आ गया, और 3d का ऊर्जा क्या आ गया, ज्यादा आ गया। सोचो, यहां पर कक्ष संख्या के आधार पर भाई डिसाइड करते नहीं, तो कक्ष संख्या, इसका कक्ष संख्या ज्यादा है और इसका कक्ष संख्या कम है, नहीं तो उसके हिसाब से होता है कि ये ऊर्जा ज्यादा होगा, ये ऊर्जा कम होगा। लेकिन हम लोग को ऊर्जा निर्धारित करना है बहु इलेक्ट्रॉनिक के केस में, किस आधार पर, n प्लस एल नियम के आधार पर। यानी पहले n प्लस एल देखना है, जिसके n प्लस एल का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल लेके सोचते हैं। जैसे हम लोग यहां से देखें अगर, तो हम लोग को दिया गया 3d और यहां से दिया गया 4p। नहीं, अब हम लोग को बताएंगे, चलिए आप ही बताइए, बोलिए। इसके लिए हमको n प्लस एल का मान बताना है। बताइए, 3 प्लस 2, 3 और 2 5। बोलिए इसके लिए, बोलिए 4 प्लस 1 बराबर 5। अब दोनों के n प्लस एल का मान क्या आ गया, सेम आ गया। बैठो, दोनों के n प्लस एल का मान क्या आ गया, सेम। अब n प्लस एल का मान भाई अगर सेम आ गया, तो अब क्या देखना है, कक्ष संख्या। क्या के लिखा हुआ है, यदि दो कक्षों के लिए n प्लस एल का मान समान आ जाए, तो जिस उपकक्ष के n का मान ज्यादा होगा उस उपकक्ष की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो अगर n प्लस एल मान समान आ जाए तब तो ये नियम लगाएंगे, नहीं तो n प्लस एल मान 5 आ गया, तो इसका कक्ष संख्या देखना है, इसका 3 और इसका 4। तो अब यहां पर ऊर्जा निकालना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 3d का ऊर्जा कम होगा और 4p का ऊर्जा। दिक्कत है? तो ये कहानी आप लोग को समझ में आई, इसमें में दिक्कत है? तो ये हम लोग को बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक केस में अगर ऊर्जा निकालना है तो n प्लस एल नियम पे निकालना है। आप अच्छे तरीके से, n का मान के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई। क्या n का मान तो यही होता है 3 नहीं, जो 4 जो लिखा हुआ है वो दिखाई देता है। आई जो एसपीडी है उसको आप याद किए थे, नहीं एस के लिए एल का मान 0, नहीं ऐसा ही बढ़ते जाएगा। नहीं तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी याद कर जाएंगे फिलहाल के लिए, नहीं कि भाई एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए एल का मान 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है। याद कर लेंगे इसे और उसे निकाल लेंगे। इसमें दिक्कत है? चलिए